सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आरव ने साफ सुथरा हुड पहना हुआ था और वह किसी भी अन्य धनी नागरिक की तरह दिख रहा था। हालांकि उसकी ऊंचाई एक वयस्क पुरुष से कुछ इंच कम थी। इसके अलावा उसकी आवाज अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी, इसीलिए यह छिपाना संभव नहीं था कि वह केवल 15 या 16 साल का एक छोटा लड़का है। इसीलिए आरव ने अपनी आवाज में कहा, मैं यहाँ इंस्क्रिप्शन प्रतीकों के मूल्यांकन के लिए आया हूँ। ओह! अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आरव को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा। क्या मैं आपका इंस्क्रिप्शन देख सकता हूँ? दरअसल इस आदमी का व्यवहार पहले से ही बहुत विनम्र था। 15-16 साल का एक लड़का ऑप्शन हाउस में कुछ इंस्क्रिप्शनों का मूल्यांकन कराने के लिए आया था, जो बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। ऑप्शन हाउस में इंस्क्रिप्शनों की कीमत अक्सर 1000 टोका के सिक्कों से भी ज्यादा हो जाती थी। ज्यादातर लोगों को यह लगा कि यह एक सामान्य मजाक होगा। आरव ने एक प्रतीक पत्र निकाला तो अधेड़ उम्र के आदमी ने इसकी घटिया क्वालिटी देखकर भौहें सिकोड़ लीं। यह सबसे नीचा और सस्ता प्रतीक पत्र था, जो बाजार में एक दर्जन प्राप्त करने के लिए 1 या 2 टोका के सिक्कों में उपलब्ध था। हालांकि प्रतीक पत्र की कीमत ने इंस्क्रिप्शन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं किया, फिर भी यह इंस्क्रिप्शन मास्टर की स्थिति का संकेत देता है। स्वाभाविक रूप से अच्छे इंस्क्रिप्शन मास्टर इस तरह के प्रतीक पत्र का कभी उपयोग नहीं करेंगे। वे आमतौर पर अपने इंस्क्रिप्शन के परिणामों को अच्छा दिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रतीक पत्र का उपयोग करते थे, जिसकी कीमत कई टोका के सिक्कों की होती थी। हालांकि इस प्रतीक पत्र से भी एक हल्की ऊर्जा निकल रही थी और अधेड़ उम्र का आदमी यह पता लगाने में सक्षम था कि यह एक पूर्ण और वास्तविक इंस्क्रिप्शन उत्कीर्णन है, न कि एक सामान्य मजाक। उसने आरव की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जो बताता हो कि इसे किस इंस्क्रिप्शन मास्टर ने बनाया है? आरव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ठीक है, मेरे साथ आओ। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आरव को ऑप्शन हाउस के पीछे मूल्यांकन कक्ष में ले गया। मूल्यांकन कक्ष में मौजूद व्यक्ति ने बिना डिजाइन वाला काला वस्त्र पहना हुआ था और वह 50 या 60 वर्ष की उम्र का एक कठोर एल्डर लग रहा था। आरव ने उस व्यक्ति के सामने उन्नत मूल्यांकनकर्ता लिखा हुआ चिन्ह भी देखा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने इस प्रतीक पत्र को हाथ में लिया और देखा कि इंस्क्रिप्शन घटिया प्रतीक पत्र पर बनाया गया है, लेकिन उसने ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया जिससे पता चले कि वह घृणा या संदेह कर रहा है। इसके बजाय उसने एक शांत व्यवहार बनाए रखा और चुपचाप एक जोड़ी सफेद दस्ताने पहने और उत्कीर्णन के एक ईमानदार और व्यावहारिक मूल्यांकन पर अपना पूरा ध्यान लगाया। इससे उसे पता चला कि यह एक सच्चा उत्कीर्णन है। हालांकि मूल्यांकनकर्ता ने अभी अभी शुरू किया था। जब उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर लग रहा था और उसने आरव को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने इस इंस्क्रिप्शन प्रतीक को बनाया है, उसकी ताकत फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे स्तर से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक इंस्क्रिप्शन प्रतीक हमेशा उसे बनाने वाले की स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ फिजिकल पावर का एक हल्का संकेत देता था। एक मूल्यांकनकर्ता के लिए निशानों की ऊर्जा के जरिए इसे बनाने वाले के फाइटिंग आर्ट कल्टीवेशन के स्तर का पता करना ज्यादा कठिन नहीं था। चूंकि आरव ने इंस्क्रिप्शन बनाया था, इसलिए स्पिरिचुअल पावर का संकेत स्वाभाविक रूप से कमजोर होना चाहिए था। लेकिन चूंकि उसने भारी मात्रा में यूनिवर्सल स्पिरिचुअल फॉर्मूला टेक्निक का अभ्यास किया था, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल पावर औसत मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। अगर मूल्यांकनकर्ता को पता होता कि यह इंस्क्रिप्शन फिजिकल ट्रेनिंग के पहले स्तर पर उपस्थित एक लड़के द्वारा बनाया गया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। आरव को पता था कि इस बात से इनकार करने का कोई फायदा नहीं है, और यदि वह सच्चाई बताता है
तो बिना किसी बात के उस पर संदेह और भी बढ़ सकता है। इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। मूल्यांकनकर्ता ने तेजी से सांस ली और फिर आह भरी। यह सोचना वाकई में चौंकाने वाला है कि एक युवा पीढ़ी के व्यक्ति के भीतर ऐसी प्रतिभा हो सकती है जो फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे स्तर पर होने के साथ साथ इंस्क्रिप्शन प्रतीक बना सकता है। आमतौर पर अच्छे और जानकार इंस्क्रिप्शन मास्टर पुरानी पीढ़ी के होते हैं और अधिकांश बोन पावर इनहेंसिंग स्तर से ऊपर के होते हैं। इनमें से कई ने एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज को भी प्राप्त कर लिया होता है और कुछ ने पोस्ट गैदरिंग स्टेज को भी फोड़ दिया होता है। शायद यह तीसरे स्तर का फाइटिंग मास्टर किसी महान और पुराने इंस्क्रिप्शन मास्टर का शिष्य होगा और भाग्यशाली होने के कारण एक सफल इंस्क्रिप्शन मास्टर बन गया होगा। हालांकि यह लड़का इसी इंस्क्रिप्शन की 4 और प्रतियां लेकर आया है जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। आरव ने बूढ़े आदमी की प्रशंसा सुनी और सोचा कि चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी मन बदल लेगा। यह एक पूर्ण और असली इंस्क्रिप्शन प्रतीक है, लेकिन इसे बनाने वाला केवल एक डिसाइपल शिष्य है। इसलिए हम पूरी तरह से पता नहीं कर सकते हैं कि यह इंस्क्रिप्शन किस तरह की ताकत प्रदान करेगा या इंस्क्रिप्शन की प्रभावशीलता क्या होगी। हर किसी को पता होता है कि एक डिसाइपल की स्पिरिचुअल पावर आमतौर पर मात्रा और गुणवत्ता में सीमित होती है तथा असंख्य और जटिल इंस्क्रिप्शन डिजाइनों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। भले ही कोई इंस्क्रिप्शन प्रतीक किसी हथियार की पावर को 10% तक बढ़ा सकता हो, लेकिन इसे बेहतर हथियार पर नहीं रखा जा सकता है, तो हम इसे नीलामी में नहीं रख सकते, क्योंकि खराब इंस्क्रिप्शन की नीलामी ऑप्शन हाउस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इंस्क्रिप्शनों का उपयोग केवल बेहतर हथियारों पर किया जाता था, क्योंकि केवल बेहतर हथियार ही मजबूत और स्थिर होते थे, जो युद्ध में फाइटिंग मास्टरों की स्पिरिचुअल पावर और ऊर्जा को केंद्रित कर सकते थे। चूंकि इंस्क्रिप्शनों को स्पिरिचुअल पावर का सही से उपयोग करने के लिए काम में लाया जाता है, इसलिए इसे कम से कम उस स्तर का होना चाहिए तथा सबसे कम गुणवत्ता वाला हथियार जिस पर कोई इंस्क्रिप्शन लगाया जा सकता है, वह भी कम से कम कई हजार टोका के सिक्कों की कीमत का होगा। ऐसे हथियारों को कोई आम व्यक्ति किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकता था, चाहे वह अपनी पूरी जायदाद ही क्यों न बेच दे। यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के यंग मास्टरों को भी कम से कम पावर मसल्स ट्रेनिंग स्तर तक कल्टीवेशन करनी पड़ती थी, तभी उन्हें इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले हथियार के लिए उपयुक्त माना जाता था। उदाहरण के लिए मनिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि उनका कल्टीवेशन कम था, इसलिए भले ही उसके परिवार ने उसे एक बढ़िया तलवार जाइपा स्वार्ड को इस्तेमाल के लिए दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक खजाना थी। वह जाइपा स्वार्ड केवल 200 टैल सोने की थी। कोई भी अपने कितने भी बेहतर हथियार पर बहुत सीमित मात्रा में ही इंस्क्रिप्शन छाप सकता था। अनिवार्य रूप से यह केवल एक बार ही किया जा सकता था। एक इंस्क्रिप्शन के बाद किसी भी हथियार पर दूसरा इंस्क्रिप्शन नहीं रखा जा सकता। कोई भी केवल एक नए इंस्क्रिप्शन जिसके प्रभाव के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसका प्रयोग अपने बहुत ही महंगे हथियार पर नहीं करना चाहेगा। इसलिए नए नए इंस्क्रिप्शन मास्टरों के लिए इंस्क्रिप्शन बाजार किसी भी काम का नहीं था। आरव को इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी और उसने कहा, मुझे केवल 3 की नीलामी करनी है। एक को आप इनके प्रभाव को चेक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन बनने के बाद उसके परिणाम या प्रभाव का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि इसे बनाने वाला भी इसकी प्रभावशीलता का केवल अनुमान ही लगा सकता है। जब कोई फाइटिंग मास्टर कोई इंस्क्रिप्शन खरीदता था, तो वह मूल रूप से अपनी किस्मत के भरोसे ही रहता है। इसलिए
वह उच्च स्तर के इंस्क्रिप्शन मास्टर्स के इंस्क्रिप्शनों को ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि उनके पास अपने इंस्क्रिप्शनों की प्रभावशीलता की गारंटी देने की क्षमता होती थी। बहुत कम लोग किसी अज्ञात इंस्क्रिप्शन मास्टर के इंस्क्रिप्शन खरीदते थे, किसी डिसाइपल के इंस्क्रिप्शन तो और भी कम। यदि कोई ऐसा करता तो यह सिर्फ अपने कीमती पैसे के साथ जुआ खेलना था, मूल्यांकनकर्ता ने कहा। बेशक, लेकिन इसका प्रयोग आपके अपने हथियार के साथ किया जाएगा। आरव अचानक चुप हो गया। कई हजार टोका के सिक्कों का हथियार। उसने सोचा कि ऑप्शन हाउस के लिए कई हजार टोका के सिक्कों का हथियार इंस्क्रिप्शन के प्रयोग के तौर पर पेश करना उसके लिए असंभव था। अगर आरव एक विख्यात इंस्क्रिप्शन मास्टर होता तो शायद चीजें अलग होती, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है और इन्हें अपने इंस्क्रिप्शनों की जांच करवाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ऑप्शन हाउस भी ऐसे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करता है और यहां तक कि इंस्क्रिप्शन के प्रयोग लिए नए हथियार भी मुहैया कराता है। आरव के सबसे मूल्यवान पल में उसके पास केवल 800 टोका के सिक्के थे। वह इंस्क्रिप्शन उकेरने के लिए कई हजार टोका के सिक्कों का हथियार कहां से लाएगा? उसने बहस करने या कुछ और कहने की कोशिश नहीं की। वह केवल यह कह सकता था कि इस इंस्क्रिप्शन की पावर से उनके हथियार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे उसकी इस बात पर विश्वास किया जा सके। इसके अलावा उसके इंस्क्रिप्शन प्रतीक में भी स्पिरिचुअल पावर इतनी अधिक मात्रा में नहीं थी। हालांकि यह उसकी उम्र की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन उस पर विश्वास करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए आरव ने अपने 4 प्रतीक पत्र लिए और ब्लू स्काई सिटी ऑप्शन हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। क्षमा करें, लेकिन आपको इसके लिए इंस्क्रिप्शन संघ द्वारा दिए गए प्रमाण की आवश्यकता होगी या फिर किसी विशिष्ट इंस्क्रिप्शन मास्टर के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ब्लू स्काई सिटी के व्यापार मेले में एक व्यापारी ने आरव की उम्र देखकर उसके प्रस्ताव सीधे अस्वीकार कर दिया था। हालांकि यह एक विनम्र अस्वीकृति थी। इसके बाद आरव कई निजी दुकानों में गया और इन लोगों का भी व्यवहार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उसने इंस्क्रिप्शन लेन देन व्यापार क्षेत्र में अपने इंस्क्रिप्शनों को बेचने की कोशिश की, जो संबद्ध व्यापार संघ के अधिकार क्षेत्र में था। इसकी दुकानें 6 मंजिलों वाली भव्य और शानदार थीं। प्रत्येक में उच्च श्रेणी के ट्रेजर भरे हुए थे, लेकिन इन सभी में आरव जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई भी सम्मान का माहौल नहीं था। सब कुछ महंगा था, कुछ भी सस्ता नहीं था। सामान कुछ 100 से लेकर कई हजार टोका के सिक्कों तक महंगा था। यहां तक कि दुकानदार भी इतने उच्च स्तर के सामान को बेचने के कारण बहुत घमंडी हो गए थे। अगर उसकी जगह कोई अमीर यंग मास्टर होता तो वे विनम्र रहते और चाय, दयालु शब्द और कभी न खत्म होने वाली चापलूसी पेश करते। लेकिन गरीब और नए सेल्समैन को पीछे से सीधे चप्पलों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इन दुकानदारों में कुछ ने तो उसे देखते ही अपनी दुकान से दूर कर दिया। देखो बच्चे, यहाँ परेशानी मत करो, तुम मेरे अच्छे ग्राहकों को रोक रहे हो। हाय क्यूटी, रात के लिए कितना? हाँ हाँ, यह बूढ़ी औरत तुम्हारे साथ खेल रही है, लेकिन सच में। अरे तुम, ये ऐसी जगह नहीं है जहां एक छोटा लड़का आए। ओह, अरे भाई, आपको क्या चाहिए? आओ देखो। हाँ हाँ बच्चे, यहाँ मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। मैं आज पहले ही परेशान हो चुका हूँ। यह सिर्फ टॉयलेट पेपर है और तुमने इस टॉयलेट पेपर पर कुछ छोटे मोटे डिजाइन खींच दिए हैं। क्या तुम्हें लगा कि यह कोई इंस्क्रिप्शन है? हाँ हाँ। पूरे दिन में आरव ने 2 ऑप्शन हाउसों, एक व्यापार मेले और 5 खजाने के व्यापार क्षेत्रों का दौरा किया था, जिन्हें सम्मानित परिवारों द्वारा स्थापित किया गया था, और फिर भी उसे कोई खरीदार नहीं मिला। जब वह ग्रैंड सिटी पैवेलियन में लौटा तो आरव ने आह भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ इंस्क्रिप्शनों को बेचना इतना मुश्किल होगा। हालांकि यह उसके लिए बस एक छोटा सा झटका था।
तिरस्कारपूर्ण ताने और उपहास का आरव पर कोई असर नहीं हुआ, जिसका फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन से होने वाला दर्द और पीड़ा किसी भी मनोवैज्ञानिक दर्द से कई गुना अधिक थी। भले ही सिकारा रवीना से शादी करके उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि उसकी निम्न कल्टीवेशन के बारे में ताना मार रहा हो, इनमें से कोई भी आरव की फाइटिंग आर्ट के प्रति निष्ठा को प्रभावित नहीं कर सका। उसने प्रतीक पत्र एक तरफ हटा दिए और गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने इस महीने हर दिन इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अभ्यास किया था, फिर भी वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालने में कामयाब रहा था। उसने अपनी कड़ी मेहनत के साथ गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन के पहले स्तर को पूरी तरह से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसकी खुद की फाइटिंग आर्ट कल्टीवेशन भी फिजिकल ट्रेनिंग के पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। एक मुक्के के प्रयोग के साथ 900 किलो के पत्थरों को फोड़ना और अयरन ट्री की लकड़ी को चकनाचूर कर सकना, यह सबूत था कि वह फिजिकल ट्रेनिंग के पहले स्तर पावर पंच ट्रेनिंग के शिखर पर था। कोई भी जब 900 किलो के पत्थरों को फोड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। तो वह निश्चित रूप से पावर पंच ट्रेनिंग के उच्च शिखर तक पहुंच जाता है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि आरव की वर्तमान ताकत 1000 किलो के पत्थरों को फोड़ने के लिए भी कम नहीं थी। यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की लगातार ट्रेनिंग करने का प्रभाव था, और केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी ताकत प्रतिदिन बढ़ रही थी। फिर भी आरव वास्तव में अभी भी फिजिकल ट्रेनिंग के पहले स्तर पर अटका हुआ था। जब उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूनिवर्सल स्पिरिचुअल फॉर्मूला टेक्निक की सहायता से आगे बढ़ाना शुरू किया था, तब उसने अपनी फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मैजिकल बीस्टों को काटने का प्रयास भी किया था। उसका मांस काटने वाला समय पहले से ही दक्षता और गति के एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यहां तक कि एक दूसरे स्तर का मैजिकल बीस्ट भी उसके अभ्यास के लिए आवश्यक कठिनाइयों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुर्भाग्य से ग्रैंड सिटी पैवेलियन में भी तीसरे स्तर के मैजिकल बीस्ट बहुत कम मिलते थे। आरव इन दुर्लभ जानवरों पर अभ्यास करना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई भी तरीका नहीं था। इसलिए उसने दिमाग में एक विचार आया और उसने चाकू के नुकीले सिरे का प्रयोग करने के बजाय चाकू की बिना धार वाले सिरे का उपयोग करके मैजिकल बीस्ट की हड्डियां निकालना शुरू कर दिया। आमतौर पर कोई व्यक्ति जो हड्डियां निकाल रहा होता है, वह सबसे तेज चाकू या कुल्हाड़ी या किसी अन्य तेज हथियार का उपयोग करता है। किसी अन्य व्यक्ति को जो दूसरे स्तर के मैजिकल बीस्ट की हड्डियां निकालने में किसी नुकीले धार वाले चाकू का प्रयोग कर रहा है, भी इस काम को पूरा करने में दिन लग जाता था। लेकिन आरव ने वास्तव में हड्डियों को निकालने के लिए चाकू की बिना धार वाली सतह का उपयोग किया। यह काम बेहद मुश्किल और सामान्य व्यक्ति के लिए कहें तो असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो चाकू किसी ठोस चट्टान को काट रहा हो, और 1 इंच चाकू को आगे बढ़ाने के लिए भी अत्यधिक प्रयास और ताकत की आवश्यकता थी। यह कार्य लगातार उसकी अपनी शारीरिक क्षमता को सीमा तक समाप्त करके उसे और भी अधिक मजबूर कर रहा था। पहले एक दूसरे स्तर के क्रूर जानवर की हड्डियां निकालने की तुलना में लगा समय चावल का एक कटोरा खाने में लगे समय से भी कम था, लेकिन अब 2 घंटे भी इस कार्य को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहे थे, तथा पूरी तरह से काम खत्म करने के बाद वह पसीने से लथपथ हो गया था। शुक्र है कि परिणाम अभी भी अच्छे थे और उसने पहले की तरह ही मांस के टुकड़ों को एक बराबर काटा था।
अगर ग्रैंड सिटी पैवेलियन को पता चलता कि आरव इन दूसरे स्तर के क्रूर जानवरों की हड्डियों को निकालने का काम चाकू के पिछले हिस्से से कर रहा है, तो वे न केवल आरव की निकटतम अस्पताल में जांच करवाते, बल्कि खुद अपनी भी जांच करवाते। एक रात के अभ्यास के बाद आरव की हड्डियों भी थक गई था। वह इंस्क्रिप्शन के मामलों को पूरी तरह से भूल गया था और सीधे सो गया। रात भर गहरी नींद के बाद आरव भोर होने से पहले जाग गया और अपनी फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करने के लिए चिनुक पर्वत पर अपने स्थान पर चला गया। लगातार मुक्कों की ट्रेनिंग करने के साथ सूरज आसमान में उगने लगा। इस समय एक युवा लड़का घास के मैदान में उसके पास आया। वह एक लंबा, स्वस्थ दिखने वाला लड़का था जिसने सफेद कपड़े पहने थे। भाई आरव, तुमने मुझसे कल क्यों पूछा कि इंस्क्रिप्शन प्रतीक कहां बेचे जाते हैं? क्या तुमने वास्तव में कुछ इंस्क्रिप्शन पूरे कर लिए हैं? यह लड़का बिल्कुल नितिन ही था। कल लगभग इसी समय आरव ने उससे पूछा था और उसने बिना इस बारे में सोचे जवाब दिया था। लेकिन आरव के बारे में अधिक से अधिक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आरव कोई इंस्क्रिप्शन बना सके। हालांकि नितिन को इंस्क्रिप्शन की गहरी समझ नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि आरव के लिए एक संपूर्ण इंस्क्रिप्शन प्रतीक बनाना असंभव था। यह संभवतः कोई घटिया या आधा अधूरा इंस्क्रिप्शन हो सकता था, और यदि वह ऐसा कुछ बेचने के लिए व्यापार मेले में जाता तो व्यापारियों ने उसे ठग समझकर पीटा दिया होता। आरव मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने कुछ इंस्क्रिप्शन बना लिए हैं। नितिन का दिल दहल गया। तुम उन्हें बेचने के लिए गए थे? लेकिन मैं एक को भी नहीं बेच सका। नितिन ने उम्मीद की थी कि उसने कुछ भी नहीं बेचा होगा। वे व्यापारी मूर्ख नहीं हो सकते थे। नितिन ने थोड़ी चिंता के साथ अपने दोस्त को देखा। उसकी पिल्ले जैसी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। जब उसने पूछा, भाई आरव, तुम्हें किसी ने पीटा तो नहीं? आरव दंग रह गया और चुप रह गया। उसके इस छोटे भाई की कल्पनाशीलता वाकई बहुत तेज थी। वह जोर से हंसा और अपने दोस्त के कंधे पर अपना हाथ थपथपाया। मैंने वाकई इंस्क्रिप्शन प्रतीकों को पूरा कर लिया था और मैं कोई सेकंड हैंड ठग नहीं हूं। मुझे कोई व्यापारी क्यों पीटेगा? यह कहते हुए उसने 4 प्रतीक पत्र निकाले जिन पर उसने पिछले महीने बहुत ही अधिक मेहनत की थी और उन्हें नितिन को दिखाया। आरव नहीं चाहता था कि वह उसके बारे में चिंता करे। हालांकि जैसे ही नितिन ने इन 4 प्रतीक पत्रों को देखा, उसका चेहरा तुरंत डर से सख्त हो गया। इन प्रतीक पत्रों की शक्लें वाकई देखने में भयानक थीं। उसने अनुमान लगाया था कि आरव के इंस्क्रिप्शन दूसरे दर्जे के हो सकते हैं या यहां तक कि दोषपूर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन उसने जो देखा वह उससे भी बहुत ज्यादा खराब था। इन इंस्क्रिप्शनों का कागज गाढ़े पीले रंग का था। यह एक ऐसे टॉयलेट पेपर की तरह दिख रहा था जिसका बहुत बार इस्तेमाल किया गया हो। केवल एक मूर्ख ही इसे खरीदेगा। नितिन ने पहले भी कई इंस्क्रिप्शन मास्टर्स के द्वारा बनाए गए कई प्रतीक पत्र देखे थे और वे हमेशा चमकीले, साफ स्क्रोल पर झिलमिलाते रंगों के होते थे। नितिन का मुंह ऐसा लग रहा था जैसे उसने खराब दलियां खा लिया हो। उसने एक फीकी मुस्कान छोड़ी। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। उसके पास आरव को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं थी, जो शायद अभी थोड़ा उदास भी था। वह केवल उन सैकड़ों सिक्कों की सामग्री के बारे में सोच सकता था जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉयलेट पेपर के समान दिखने वाले कागज में बदल गई थी। नितिन का दिल तुरंत दर्द से भर गया। यह वास्तव में पैसे की बर्बादी थी। नितिन ने अपने अच्छे दोस्त आरव को मनाने के लिए इमोशनल बनने का तरीका आजमाने की कोशिश की, फिर भी उसकी इस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। आरव मुस्कुराया और चुप रहा। नितिन गलत नहीं था। भले ही उसने आरव को इंस्क्रिप्शन के बारे में परेशान न किया हो, लेकिन वह केवल यह कहना चाहता था कि जब आरव एनर्जी कंडेंसेशन चरण तक पहुंच जाएगा तो उसके लिए महाआरव चरण
या यहां तक कि प्रसिद्ध परमार्व चरण को भी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। लेकिन फाइटिंग पथ पर कल्टीवेशन करना ता रोक रहे हो। फोलिया ट्रेजर हॉल के स्टोरकीपर ने अधीरता से उसे दूर भगा दिया। निजी दुकान मालिकों के व्यवहार हमेशा अधिक प्रसिद्ध ऑक्शन हाउसों से भी बदतर होते हैं। आरव ने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। यह एक बेहद खूबसूरत चेहरा था, लेकिन वह उसे देखने से भी हिचकिचा रहा था। उसके सामने हल्के पीले रंग की पोशाक पहने दो लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक वह थी जो कुछ महीने पहले उससे वादा करने के बाद भी अपनी बात से मुकर गई थी और सिकारा के साथ कार्लोवेनिया एकेडमी मेन प्रवेश लेने के लिए चली गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि आरव का पहला और झूठा प्यार यानी रवीना थी। रवीना भी अभी अभी उस दुकान के अंदर आई थी। उसने आरव के हाथ में 4 मैले कुचैले प्रतीक पत्रों को देखा और स्टोर कीपर द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचा। ये देखते हुए उसके हंसते हुए चेहरे का अचानक रंग उड़ गया। रवीना ने पहले कभी भी इंस्क्रिप्शन प्रतीक पत्र नहीं देखे थे, लेकिन अगर उसने देखे भी होते तो भी उसने इन काल्पनिक वस्तुओं को आरव के हाथों में होने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने अनुमान लगाया कि आरव सामान उन्हें बेच रहा होगा। अधिकतर बेरोजगार लोग ऐसे इंस्क्रिप्शन जिनकी कीमत ज्यादा नहीं थी, उन्हें खरीदने की कोशिश करते और उन्हें ज्यादा आम व निचले स्तर के बाजारों में कुछ उच्च कीमत के अंतर पर बेचते। इस तरह के काम में कम मुनाफा होता था और सबसे बढ़कर यह बात भी थी कि कोई भी ऐसे काम को करके अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा सकता था। साथ ही आरव का परिवार अमीर नहीं था और उसे रोजमर्रा के खर्च के साथ साथ फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन का खर्च भी उठाना पड़ता था। हाल ही में उसके पास पैसे की कमी रही होगी और इसीलिए उसने जो भी कर सकता था करने की कोशिश की। इस विचार के साथ रवीना ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि उसे इस स्थिति में कुछ कहना चाहिए या नहीं। उसे लगा कि उसकी कहीं कोई भी बात संभवतः आरव की गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन वह यह दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि उसने उसे नहीं देखा है। अब तक दुकानदार ने रवीना को देख लिया था और उसका बदसूरत चेहरा तुरंत रवीना के स्वागत में मुस्कुराया। पहले और अब के उसके स्वभाव को देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो। ओह, आप कौन सा सामान खरीदने जा रही थी? कल आपने तलवार खरीदी थी, क्या उसका इस्तेमाल करके आपको अच्छा लगा? अरे हाँ, और वह युवा मास्टर जो कल आपके साथ आए थे, क्या आज भी आपके साथ आए हैं? वे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह स्पष्ट था कि दुकानदार ने जिस युवा मास्टर का जिक्र किया था वह निश्चित रूप से सिकारा था। दुकानदार के चेहरे पर उस मुस्कान को देखकर आरव को भी पता चल गया कि पिछली बार जब सिकारा रवीना के साथ यहां आया था तो दुकानदार ने बहुत पैसा कमाया होगा। रवीना ने नहीं सोचा था कि दुकानदार इस समय सिकारा का जिक्र करेगा, जिसने उसकी इस स्थिति को और भी अजीब और तनावपूर्ण बना दिया। वह यह बताना चाहती थी कि उसने सिकारा के साथ अभी भी कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने अपनी जुबान पर आए शब्दों को दबाए रखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खुद को मजबूत किया। वह अब छोटी बच्ची नहीं थी और उसे इन बातों के बारे में कठोर होना था। जल्दी ही या बाद में वह राठी परिवार में शादी करेगी और हालांकि वह सिकारा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने अपने लक्ष्यों के लिए अपने इस तरह के भाग्य को स्वीकार कर लिया था और आरव के साथ विश्वासघात करने का रास्ता चुना था। थोड़ी और तनावपूर्ण असहजता के बाद रवीना ने धीमी आवाज में पूछा, काफी समय हो गया है, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं, आरव ने शांति से उत्तर दिया। वह जैसा पहले था वैसा अभी भी था। वह इन मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। ठीक है, अगर तुम सच में ठीक हो तो तुम यहां कैसे हो सकते हो? कल्टीवेशन के दर्द से पीड़ित एक 15 वर्षीय लड़का, साथ ही साथ अपनी आजीविका की चिंता करना और दूसरों का उपहास सहना,
क्या यह वास्तव में ठीक है? रवीना के मन में इस तरह के कई बातें चल रही थी। वह आरव की जिद के बारे में जानती थी, लेकिन उसकी इस तरह की शक्ल देखकर वह केवल आग्रह कर सकती थी। तुमने इस सब को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा? छोड़ना? छोड़ने से तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, क्या तुम मुझे फाइटिंग आर्ट छोड़ने के लिए कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन शरीर के लिए खतरनाक होती है। अगर तुम्हारे पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो तुम आसानी से हमेशा के लिए विकलांग हो सकते हो। रवीना ने आह भरी और उसकी नजर आरव के हाथ में मौजूद प्रतीक पत्रों पर पड़ी। कुछ छोटे मोटे सामान को थोड़ी उच्च कीमत में बेचकर जो पैसे तुम कमाते हो, वे फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी तक किसी चीज का नुकसान हुआ है। मुझे पता है कि तुम सुनने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैं यह नहीं सोचना चाहती हूं कि तुम बाद के जीवन में विकलांग की तरह सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहो। उसके दिल को छू लेने वाले शब्दों को सुनकर आरव मुस्कुराया और बोला, सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसने अपना हाथ उठाया और प्रतीक पत्र पर जलती हुई खूबसूरत आग की लौ के डिजाइन की ओर इशारा करते हुए कहा, फाइटिंग मास्टर का मार्ग इस लौ की तरह होता है। फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करने से सिर्फ दर्द ही मिलता है। इसमें अनगिनत खतरे हैं और रास्ता बाधाओं से भरा है। जो कोई भी इस पर चलेगा वह अंततः राख में बदल जाएगा। लेकिन सच्चा फाइटिंग मास्टर इस राख से भी पुनर्जन्म लेता है। भले ही मैं केवल एक छोटे और कमजोर पतंगे की तरह लग रहा हूं, फिर भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग की लपटों में चलूंगा। मैं अपने भाग्य से लड़ूंगा ताकि 1 लाख में से यदि मुझे एक मौका भी मिल सके तो मैं अपने स्वयं के आनंदमय जीवन का अनुभव करूंगा और एक ज्वलंत फीनिक्स के समान शक्तियों के साथ पुनर्जन्म लूंगा। और तुम्हें यह भी बता दूं कि अब भी मैं एक कमजोर पतंगा नहीं हूं। आरव ने इन शब्दों को एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने प्रतीक पत्र को एक तरफ रख लिया और चुपचाप चला गया, केवल अपनी अकेली लेकिन गौरव से भरी हुए पीठ की सिलहूट को छोड़कर। यह फाइटिंग आर्ट के प्रति उसका दिल था। वह सच में बहुत दृढ़ और निश्चित था। वह उस दिन तक दृढ़ रहेगा जब तक वह फाइटिंग वे के अधिकतम स्तरों तक नहीं पहुंच जाता। वह उस दिन तक आराम नहीं करेगा जब तक वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। आरव के लिए अब केवल एक आखिरी जगह थ्री जंक्शन ऑक्शन हाउस ही शेष बची थी। आरव को यहां सफल होने के भी कोई विचार नहीं थे और जैसा कि उसने सोचा था, ऑक्शन हाउस की खूबसूरत नीलामी करता होस्ट खुद उसे मना करने के लिए आई थी। हालांकि इस खूबसूरत महिला को लगा कि आरव के साथ थोड़ा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए उसने उसे 2 सुझाव दिए। सबसे पहला, उसे इंस्क्रिप्शन संघ जाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद वे संग्रह या शैक्षिक उपयोग के लिए उसके प्रतीक पत्र को खरीदने में रुचि रखेंगे। आमतौर पर नए इंस्क्रिप्शन मास्टर, इंस्क्रिप्शन प्रशिक्षु द्वारा बनाए गए इंस्क्रिप्शन प्रतीक अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं क्योंकि इनमें सफलता का अनुपात बहुत कम होता है। लेकिन आरव के पास ऐसे 4 थे, इसलिए यह और भी अधिक अच्छा था। दूसरा सुझाव यह था कि वह शहर के चौराहे पर जाकर अपने इंस्क्रिप्शन बेचने की कोशिश कर सकता था। आरव पहले कभी इंस्क्रिप्शन संघ में नहीं गया था। उसके पास एक वास्तविक इंस्क्रिप्शन मास्टर का सहमति पत्र नहीं था और यहां तक कि एक शीर्ष स्तरीय इंस्क्रिप्शन मास्टर भी आरव के शिलालेखों के पीछे के रहस्यों को देखने में असमर्थ होगा। ब्लू स्काई किंगडम की इंस्क्रिप्शन टेक्निकों और डिवाइन रियलम की इंस्क्रिप्शन टेक्निकों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। आरव केवल एक ही काम कर सकता था, वह यह था कि वो शहर के चौक के केंद्र में जाना और वहां अपने प्रतीक पत्र बेचने की उम्मीद करना।
दुर्भाग्य से यहाँ उचित मूल्य प्राप्त करना असंभव था। हालांकि शहर का चौक एक निचले स्तर का व्यापारिक केंद्र था, फिर भी यह सरकार द्वारा प्रमाणित एक आधिकारिक प्रतिष्ठान था। यहाँ कई तरह के सामान थे जिन्हें कमीशन पर बेचा जा सकता था। यह व्यापारिक केंद्र कमीशन के रूप में वस्तु के मूल्य का 5% लेता था, लेकिन केंद्र की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से जानी जाती थी और यहाँ धोखा दिए जाने का डर। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। नहीं था, इसलिए कई लोग अपनी वस्तुओं को यहाँ बेचने आते थे। इस व्यापार केंद्र में प्रवेश करने के लिए गुणवत्ता की सीमा कम थी। भले ही कोई चीज असली हो या नकली, यहाँ कोई भी सामान उचित मूल्य पर बेचा जा सकता था। लेकिन यह बात असली इंस्क्रिप्शन प्रतीकों के लिए बिल्कुल अलग थी। आरव के इंस्क्रिप्शन प्रतीक स्वाभाविक रूप से असली थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन यह सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन प्रशिक्षु का इंस्क्रिप्शन था, इसलिए इसके लिए मूल्य भी कम था। व्यापार केंद्र के मूल्यांकनकर्ता ने उसके इंस्क्रिप्शन की जांच की। यह एक मोटा आदमी था। कुछ देर तक देखने के बाद मोटे आदमी ने उसे 100 टोका के सिक्कों की शुरुआती कीमत की पेशकश की। यह संख्या सुनकर आरव केवल स्तब्ध होकर चुप रह गया। भैंस की आंख, ये क्या है? इंस्क्रिप्शन के लिए सामग्री की कीमत 7-800 स्वर्ण टैल थी और व्यापार केंद्र ने एक के लिए 100 स्वर्ण टैल की पेशकश की। यदि वह इन्हें 100 स्वर्ण टैल में बेचता तो आरव को कुल मिलाकर केवल 400 स्वर्ण टैल मिलते। तो तुम बेचना चाहते हो या नहीं? आरव ने अपने दांत भींचे। हाँ, मैं बेचूंगा, मैं 2 बेचूंगा। आरव ने हाल ही में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। यदि यह एक बड़ा वेतन और ग्रैंड सिटी पैवेलियन में एक अच्छी स्थिति में नहीं होता तो वह सड़कों पर भूख से मर रहा होता। भले ही यह घाटे में बिक रहा हो, वह 2 को तो बेच ही सकता था। जहां तक बाकी 2 की बात है तो वह उन्हें बेचने के लिए बस कुछ समय प्रतीक्षा कर सकता था। उसका दिल शेष 2 को 100 टोका के सिक्कों में बेचने के लिए तैयार नहीं था। अपना पता इस पर लिख दो, मोटे मूल्यांकनकर्ता ने खाली पेज को दिखाते हुए कहा। ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार केंद्र, वस्तुओं को अपने पास रखता था। जब कोई व्यक्ति विक्रेता के आइटम को खरीद लेता था तभी विक्रेता के लिए इसका भुगतान किया जाता था। आरव के लिए इन 2 इंस्क्रिप्शन प्रतीकों के भी बिछने की कोई निश्चितता नहीं थी। निश्चित रूप से इन्हें व्यापार केंद्र में रखवाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। कम किराया 1 टोका का सिक्का है, मध्यम किराया 3 टोका के सिक्के हैं और उच्च किराया 1 महीने के पट्टे के लिए 5 टोका के सिक्के हैं। यदि उस समय अवधि के बाद भी आपका आइटम नहीं बिक पाता है तो आइटम शेल्फ से बाहर चला जाता है और पैसे वापस नहीं किए जाते हैं। मोटे मूल्यांकनकर्ता ने कहा, भाड़ में जाओ। इसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। उसने अपना सिर घुमाया और इसके बारे में सोचा। उच्च किराया स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा था, उसके बाद मध्यम किराया था। कम किराए में शायद कोई छायादार कोना था जहां कोई भी उसकी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। आरव ने अपनी जेब से 5 टोका के सिक्के निकाले और 3 टोका के सिक्के उस व्यक्ति पर थमा दिए। मैं मध्यम किराया लूंगा। उसने इंस्क्रिप्शन बनाते समय नहीं सोचा था कि इस तरह की कीमत में अपने इंस्क्रिप्शनों को बेचना पड़ेगा। उसके इंस्क्रिप्शन निसंदेह उच्च स्तर से भी बेहतर थे, लेकिन अब यह केवल 100 टोका के सिक्कों में बिक रहे थे और उसे किराए के शुल्क के साथ 5% कर भी देना पड़ेगा। इसके अलावा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि कोई उसकी वस्तुएं खरीदेगा या नहीं। आरव ने आह भरी। इन सब चीजों से अनजान बनना वाकई मुश्किल था।
उसने शेष बचे 2 टोका के सिक्के वापस अपनी जेब में रख लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। अपनी फाइटिंग आर्ट को विकसित करने के लिए कोई दुर्लभ दवाएं खरीदना तो दूर की बात है, अगर मेज पर रखने के लिए पर्याप्त भोजन भी उसे मिल पाएगा तो वह भाग्यशाली होगा। दवाओं और किसी अन्य सामग्री के बिना आरव को अपने सच्चे भाई नितिन से पैसे उधार मांगना सही नहीं लगा। इसलिए वह चिन्नूक पर्वत पर रहा और गोल्डन कॉम्बैक्ट मेडिटेशन टेक्निक का अभ्यास किया। इस तरह एक एक करके दिन बीतते गए। 7 दिन पहले ही बीत चुके थे। शहर के चौक पर स्थित व्यापारिक केंद्र हमेशा से ही चहल पहल वाला स्थान रहा है। कुछ समझदार लोग यहाँ आकर कुछ दुर्लभ वस्तुओं की खरीदारी करते थे, जो किसी बड़े या महान व्यक्ति से खो जाने के बाद कम कीमत पर यहाँ मिल जाती थीं। खोए हुए खजाने को पाना एक सुखद एहसास था। हालांकि ये लोग आमतौर पर औषधीय जड़ी बूटियों या इंस्क्रिप्शन प्रतीकों को देखते भी नहीं थे। उनकी गुणवत्ता के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए वे अक्सर इन वस्तुओं को छोड़ देते थे। यहाँ सैकड़ों हजारों ग्राहक आए थे, लेकिन उपर्युक्त कारण से आरव का इंस्क्रिप्शन प्रतीक शांति से शेल्फ पर ही रहा, क्योंकि किसी ने भी इसे खरीदने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आज एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका ऊपरी शरीर थोड़ा चौड़ा था, व्यापारिक केंद्र में टहलता हुआ आया। उसका पूरा शरीर मोटी मांसपेशियों से ढका हुआ था और उसका चेहरा दिखने में कई दागों से भरा हुआ था। वह बस एक डरावना व्यक्ति लग रहा था। उसने अपनी पीठ पर 4 फुट लंबी तलवार रखी थी और एक बाघ की तरह बिना झिझक के चल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के शिकार की तलाश में हो। उस व्यक्ति की आंखें कोल्ड थीं। उसके शरीर पर कई घावों के निशान थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था। यह व्यक्ति एक सच्चा योद्धा था। एकेडमी में प्रशिक्षित होने वाले छोटे लड़के उसकी तरह ही एक अच्छा योद्धा बनने की कोशिश करते हैं। इस व्यक्ति को देखकर मोटा मूल्यांकनकर्ता भी अंदर की ओर सिकुड़ गया। यह व्यक्ति फिजिकल ट्रेनिंग के 5वें स्तर पर था। यह बोन पावर इनहेंसिंग के शिखर पर स्थित एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यह व्यक्ति एनर्जी कंडेंसेशन स्तर से केवल 1 कदम दूर था, लेकिन इस 1 कदम को पार करने में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपना पूरा जीवन भी लगा चुके थे, फिर भी वे उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। आप क्या खरीदना चाहते हैं? मोटा मूल्यांकन करता खड़ा हुआ और अभिवादन किया। आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा और बस इधर उधर देखा। उसे ऐसा करते हुए देखकर मूल्यांकन करता भी चुप रहा। आदमी ने दुकान के चारों ओर देखा और ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी उसे आकर्षित कर रहा है, लेकिन अचानक उसने एक ओर कांच के शीशों के बीच दबे 2 पीले रंग के कागजों की ओर देखा और उन्हें देखने हुए मोटे आदमी से पूछा, ये इंस्क्रिप्शन का प्रतीक है? हाँ, दुकानदार ने आगे और भी बताया, यह एक इंस्क्रिप्शन प्रशिक्षु के द्वारा बनाया गया इंस्क्रिप्शन है। उसका कल्टीवेशन स्तर केवल फिजिकल ट्रेनिंग के 3रे स्तर पर है। इसके प्रयोग से हथियार की बढ़ने वाली ताकत शायद केवल 10% तक ही होगी। 10%? आदमी ने भौहें सिकोड़ी। यह वास्तव में बहुत कम मात्रा थी, लेकिन अफसोस है कि वह 1000 टोका के सिक्के से अधिक मूल्य के इंस्क्रिप्शन चिन्हों को खरीदने का हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इस योद्धा का नाम देवा था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य थी और उसका वेतन सेना द्वारा उसे दी जाने वाली राशि पर निर्भर था। इस राशि का प्रयोग वह अपनी दवा की आपूर्ति के साथ साथ अपने बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण में भी करता था, इसलिए वह बहुत अधिक सिक्के खर्च नहीं कर सकता था। 1000 टोका के सिक्के तो छोड़ो, उसके लिए 100 सिक्के भी काफी भारी कीमत थी। 1 महीने पहले देवा सशस्त्र बलों के साथ एक सैन्य अभियान पर गया था और दुश्मन योद्धा का सिर काटकर ले आया था, जो बोन पावर इनहेंसिंग चरण पर था। युद्ध की लूट के रूप में उसे एक तलवार मिली थी। यह तलवार एक खजाने से कम नहीं थी,
सेना के नियम थे कि जो भी युद्ध के दौरान खजाने को लूट के रूप में प्राप्त करेगा वह उस पर अपना हक जता सकता है। इस तरह देवा को एक कीमती तलवार मिली। हालांकि तलवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। युद्ध के दौरान तलवार की निचली नोक टूट गई थी। अतः अब ये तलवार एक अधूरा ट्रेजर थी, क्योंकि क्षतिग्रस्त होने से उसकी पावर भी कम हो गई थी। जब इस फाइटिंग मास्टर देवा ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को हथियार में केंद्रित किया तो उसे पता चला कि तलवार अधूरी होने के कारण इसकी पावर को संभालने की क्षमता भी कम हो गई है। इसके अलावा देवा इस बात से भी निराश था कि तलवार पर कोई इंस्क्रिप्शन प्रतीक नहीं था, इसलिए इसकी शक्ति एक लेवल से भी कम थी। देवा ने इस पर इंस्क्रिप्शन छापने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह उच्च कीमत वाले इंस्क्रिप्शनों को खरीदने में असमर्थ था, और साथ ही क्योंकि तलवार क्षतिग्रस्त थी, इसलिए यह भी हो सकता था कि यह इंस्क्रिप्शन प्रतीक जैसी किसी चीज के योग्य नहीं रही हो। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन प्रशिक्षु के इस इंस्क्रिप्शन प्रतीक को देखकर उसे इसकी जरूरत समझ आने लगी। आमतौर पर एक प्रतीक जो शक्ति को 30% तक बढ़ाता था, उसके लिए लगभग 1500 टोका के सिक्के लगते थे। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन से हथियार की पावर में केवल 10% की वृद्धि होने की संभावना थी, इसीलिए इसकी कीमत केवल 100 टोका के सिक्के रह गई थी। प्रभावशीलता और लागत का अनुपात बहुत अधिक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इसे खरीदने में सक्षम था। कल सेना के फाइटिंग आर्ट टूर्नामेंट का तीसरा चरण है। उसका अगला प्रतिद्वंद्वी काफी मजबूत और शक्तिशाली हो सकता था। अगर वह अपनी तलवार की ताकत को थोड़ा बढ़ा पाता तो उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक हो जाती। यह टूर्नामेंट 30 वर्ष से कम आयु के सभी फाइटिंग कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर कोई इसमें अच्छा प्रदर्शन करता तो उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता तथा सैन्य रैंक में पदोन्नति भी मिल सकती थी। देवा के सैन्य कारनामे पहले से ही बहुत अधिक और गौरव एवं पराक्रम से भरे हुए थे। अगर उसने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे 10,000 सैनिकों के ऊपर का कैप्टन भी बनाया जा सकता था। इसके अलावा वह पुरस्कार भी सकता था। 10 साल पहले उसकी मां ने दुर्लभ औषधि खोजने की कोशिश की थी ताकि वह अपने बेटे के फाइटिंग आर्ट के अभ्यास में मदद कर सके, और लेकिन वे एक चट्टान से नीचे गिर गई और उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। तब से वह बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। देवा ने तभी कसम खाई कि वह अपनी मां के लिए दुर्लभ दवा सिल्पर हर्बल पेस्ट खरीदेगा। सिल्पर हर्बल पेस्ट में टूटी हड्डियों को ठीक करने की क्षमता थी, लेकिन इसे ठीक से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इससे वह अपनी मां के दोनों पैरों को ठीक कर सकेगा और वह फिर से चलने में सक्षम हो सकेगी। लेकिन इस दुर्लभ दवा की कीमत 5000 टोका के सिक्के थी, और अब उसके लिए यह बस एक अकल्पनीय राशि थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए देवा को किसी भी हाल में जीतना ही होगा। कल टूर्नामेंट का तीसरा दिन था और मार्शल जेस्टो जतन भी व्यक्तिगत रूप से यहां आएंगे। वे देश में नंबर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं। इतना कुछ दांव पर लगा होने के कारण वह हार नहीं सकता था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।